तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रवण लेक्चरर में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोग के सामने बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल आपको सर न्यूज़ बताए थे कि आपको एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम होने वाला है मई में। ठीक है, अब तो और आपको मौका मिल गया। ठीक है, आप बेहतर तैयारी करने के लिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा कि सिलेबस भी कम हुआ है और इतना समय भी आप लोगों को मिला है। तो अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है, इस माल मैंने टारगेट 3000 लाइक तक इस वीडियोस में रखा है। आप इसे ज़रूर पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। ठीक है, और अब टारगेट किसी भी सब्जेक्ट में आप टारगेट रखिए 100 में 95 मार्क्स, क्योंकि इतना अवसर बेहतर आप लोगों को कभी नहीं मिल सकता है। तो भाई अवसर मिला है तो उसका लाभ उठाया जाए। ठीक है, तो 100% बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे से, हम लोग भी तैयारी कराएंगे आप लोगों को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। स्कूल जा रहे हैं स्कूल जाइए, कोचिंग कहीं भी ऑफलाइन कर रहे हैं आप ऑफलाइन कोचिंग कंटिन्यू करते रहिए, और हम लोग की 1-2 वीडियोज़ डेली आपको प्रोवाइड होगी, उसको आप देखिए। इतना करने के बाद आपको 100% आपका जो गोल होगा उसको अचीव कर पाएंगे आप अच्छे से। तो चलिए बिना समय गवाए चलेंगे हम वीडियो की ओर, और आज के पहले क्वेश्चन से आज की वीडियो अपना प्रारंभ करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज की वीडियो प्रारंभ होगी। ठीक है, और पहला ही प्रश्न आपको बहुत अच्छा मिल गया, और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि एक जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है। एक जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए उत्तर आप लिखेंगे कि एक विद्युत उत्पादन के लिए एक जल विद्युत संयंत्र में अधिक ऊंचाई से गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जिससे अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था यह। कह रहा है कि एक जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो कह रहा है कि अगर कोई पहाड़ से, कोई ऊंचाई से अगर कोई जल गिर रहा है तो उस जल की स्थितिज ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, उसको रूपांतरित कर देता है। इसलिए रूपांतरित करता है जिससे कि अधिक ऊर्जा में क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। ऐसे ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियां स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि कोई कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियां स्पष्ट करने के लिए बोला है। कोई दो विधि आप लिख सकते हैं। देखिए उत्तर में लिखे होंगे आप लोग कि किसी कुंडली में विद्युत धारा को निम्न विधियों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। किसी कुंडली में विद्युत धारा को निम्न विधियों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। कौन कौन विधि द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, तो पहला विधि हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक चुंबक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाकर, एक चुंबक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाकर, अथवा कुंडली को चुंबक की ओर या उससे दूर ले जाकर चुंबक तथा कुंडली में आपेक्षिक गति द्वारा। पहला तो ये हो गया आपको कि कुंडली की ओर ले जाकर या कुंडली से दूर ले जाकर। ठीक है, कुंडली की पास ले जाकर या कुंडली से दूर ले जाकर, कुंडली को चुंबक की ओर या उससे दूर ले जाकर, यही तो लिखा है, चुंबक तथा कुंडली में अपेक्षिक गति द्वारा। तो ये पहला विधि हो गया आपका। ठीक है, कि कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने का। अब हम देखेंगे दूसरी विधि। ठीक है, और दूसरी विधि जैसा कि देख पा रहे हैं इस स्लिप में है, और दूसरी विधि आपको ये कह रहा है कि कुंडली के पास रखी एक अन्य कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में परिवर्तन करके। एक कुंडली के पास दूसरी कुंडली रखी है। ठीक है, उसमें एक कुंडली से दूसरे कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में परिवर्तन करके किया जाता है। तो दो विधि आपको मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया, दो विधि आप लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो इसका उत्तर ये आप लोग ये लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी का या आनुवंशिकता कहलाती है।
आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहलाती है। और इसके जन्मदाता कौन है? देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इनके जन्मदाता कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। वह मेंडल ने मेंडलिज्म दिया था। जो मेंडल थे उन्होंने क्या दिया था? मेंडलिज्म दिया था। और इसकी विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं भी मैंने लिखा है अच्छे ढंग से, आप इसको नोट कीजिए। पहला विशेषता यह है कि आनुवंशिकीय के माध्यम से भावी संतान के गुणों का ज्ञान हो जाता है। और दूसरा है कि इसके आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा है कि रोग प्रतिरोधी पादपों जैसे गेहूं, चना, चावल आदि की किस्मों का विकास किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट आपका यह है विशेषता कि उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। तो यह 4 विशेषताएं निम्न हैं इनकी, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को लिख के डिफाइन किया है। आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, और यह क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर नोट करके और याद करके ही आप पहुंचेंगे एग्जाम में। चलिए, अगर क्वेश्चन तीसरा आपको क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन चौथे और अग्रसर होते हैं। और क्वेश्चन चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे ये कह रहा है कि जब सिनेमा हॉल में बाहर से सूर्य के तीव्र प्रकाश से अंदर जाते हैं तो कुछ समय के लिए वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। संक्षेप में व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि जब सिनेमा हॉल में बाहर से सूर्य के तीव्र प्रकाश से अंदर जाते हैं तो कुछ समय के लिए वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। संक्षेप में व्याख्या कीजिए। चलिए, तो इसका उत्तर देखिए किस प्रकार आप देंगे, किस प्रकार इसका व्याख्या करेंगे। कि जब हम बाहर तीव्र प्रकाश से अंदर हॉल में आते हैं तो पुतली का आकार कम होता है, लेकिन सिनेमा हॉल में वस्तुओं को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस कारण पुतली के समायोजन में थोड़ा समय लगता है। समझ रहे हैं? जब बाहर आप रहेंगे तो आपकी जो पुतली होगी वो थोड़ी सिकुड़ जाती है धूप के कारण। और जब सिनेमा हॉल में बैठेंगे तो बहुत अंधेरा होता है सिनेमा हॉल में, तो आपकी पुतली को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पष्ट देखना होता है और स्पष्ट देखने के लिए आपको पुतली को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि समायोजन में थोड़ा क्या होता है? समय लगता है। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर चौथा आपको बेहद अच्छा लगा होगा, बहुत क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इन सारे ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको एकदम रट्टा मार लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आप लोगों को स्क्रीन पे, कि जल संरक्षण क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि जल संरक्षण क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। तो चलिए, आप उत्तर किस प्रकार आप लिखेंगे कि जल संरक्षण या संग्रहण का अर्थ वह स्थानीय क्षेत्र जहां वर्षा का जल भूमि पर गिरता है या प्रवाहित होता है में जल का संग्रहण करना है। राजस्थान की परंपरागत जल संग्रह पद्धति खादीन है। जल को संग्रहित करके सिंचाई तथा भूमि का जल स्तर बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है तथा रोजमर्रा की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में किया जाता है। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5वां है। कह रहा है कि जल संरक्षण क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। तो मैंने जल संरक्षण के बारे में बहुत अत्यधिक अच्छे से जानकारी यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दिया हूँ, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में इसको नोट कर और याद कर ही एग्जाम में जाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 6वें और बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6वें और चलते हैं, उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए देखिए, उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, सभी रासायनिक जो समीकरण होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि सभी के परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए।
ठीक है, सभी के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो भाई सभी के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तो क्या होता है कि समीकरण असमान होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसे संतुलित करना पड़ता है। असंतुलित में क्या होता है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होता है, ठीक है। तो अगर परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होने लगा तो द्रव्यमान संरचना का नियम पालन करने लगा और वह क्या होने लगेगा, संतुलित होने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ का है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ऐसा कि आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण भी जान गए और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये भी आपने अच्छे से जान लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपको अगर क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर और उसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7वां। और क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे यह कह रहा है कि मूल दाब की परिभाषा दीजिए। मूल दाब की परिभाषा दीजिए, बहुत बार पूछा गया था प्रश्न यह। तो देखिए इसका क्या आप उत्तर लिखेंगे कि मूल दाब की वह दाब, मूल दाब वह दाब है, सॉरी, मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की वलकुट कोशिकाओं द्वारा, जो जड़ों की वलकुट कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम में पहुंचता है बल्कि तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है। समझ गए कि मूल दाब की परिभाषा क्या है, कि मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की वलकुट कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम में पहुंचता है बल्कि कहाँ, तनों में भी कुछ ऊंचाई तक क्या होता है, चढ़ता है। तो यह है मूल दाब। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बेहद अच्छा लगा, क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यह कहना चाह रहा है कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए, उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, अतः यहाँ एथिल एल्कोहल C2H5OH तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8वां। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चन बताया हूँ, क्योंकि अब समय आपको बहुत ज़्यादा मिल गया है और हम लोग को क्वेश्चंस भी याद कराने हैं आप लोगों को। तो जितना कम क्वेश्चन देंगे उतना एक दिन में आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मैंने बता दिया। टोटल 8 क्वेश्चन को आपको तैयार एक दिन में 24 घंटे में, क्योंकि अब कल वीडियोज आएगी, तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 को और 1 से लेकर 8 तक सभी प्रश्नों को आपको लिखकर और याद कर लेना है किसी कीमत पे, ठीक है। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो अब समय तो बहुत है, आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे भी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है और लाइक भी आपको करना है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।